So, dear students, how are you? So, today I will discuss orchard establishment. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑर्चार्ड एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, क्योंकि आप हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हो और हॉर्टिकल्चर में हम लोगों को ये भी पढ़ना है कि अगर सपोज आप गांव में जाते हो या सपोज आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कहीं एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हो, तो अगर फार्मर आपको बुलाता है तो फार्मर आपसे पूछेगा कि हम ऑर्चार्ड एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इसके शॉर्टकम्स है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल बताएंगे। तो जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को कि आजकल ऑर्चार्ड में काफ़ी इनकम है। जैसा कि मैंगो ऑर्चार्ड है, सिट्रस ऑर्चार्ड है, पपाया ऑर्चार्ड है। तो जितने भी फ्रूट्स के जो ऑर्चार्ड हैं आजकल फार्मर इससे एक्स्ट्रा इनकम निकाल सकते हैं। तो और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमारा आजकल बात चल रहा है कि डबलिंग द इनकम, मतलब फार्मर्स के इनकम को कैसे डबल किया जाए, उसको भी हम अगर ऑर्चार्ड अगर फार्मर्स को बताते हैं कि प्रॉपर कैसे ऑर्चार्ड डेवलप किया जाता है, तो उससे भी फार्मर्स को इनकम में एडिशनल बढ़ोतरी होगी। तो हम आज देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चार्ड इस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि पहले बताया था कि ऑर्चार्ड इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड नीड्स ए लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एक्सपर्टाइज। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये कोई सीरियल क्रॉप नहीं है, पल्स क्रॉप नहीं है कि एक साल बाद या 6 महीना बाद ये जो है ना हार्वेस्टिंग हो जाएगा फिर से दोबारा लगाइए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑर्चार्ड जब भी हम लगाएंगे तो ये ध्यान देना होगा कि ऑर्चार्ड कैसे लगाएं, कहाँ पे लगाएं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है कि नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी है कि नहीं है, सब चीज़ में ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा अंदर तो नहीं है, तो सब चीज़ ध्यान में रखते हुए हम ऑर्चार्ड को इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसलिए ये इट नीड्स ए लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एक्सपर्टाइज, क्योंकि ऑर्चार्ड अगर लगा रहे हैं तो मे बी 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर्स, मे बी मोर देन डैट। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो बाद में जब पौधे अगर बड़े हो जाते हैं तो फिर इसको हम काट नहीं सकते हैं, क्योंकि बाद में बहुत आपको अफसोस होगा कि यार इतना बड़ा हो गया तो पौधा हम क्यों काट रहे हैं। इसलिए जो भी प्लानिंग है थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए तो प्रॉपर प्लानिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे while planning and planting a new orchard, one should give utmost attention and care to various aspects. तो जैसा कि मैं पहले बताया था कि पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हम ऑर्चार्ड डेवलप करने जा रहे हैं, उसका लोकेशन क्या है, कौन सा साइट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ऑर्चार्ड अगर आपका पर्पस है इनकम जनरेशन, तो ऑर्चार्ड ऐसा होना चाहिए कि रोड के करीब होना चाहिए, पानी का फैसिलिटी बिल्कुल ना चाहिए। ये तो दो इंपॉर्टेंट। फिर तीसरी बात जैसे मैं बताऊंगा सेकेंड पॉइंट में है नेचर ऑफ सॉइल एंड सब सॉइल। तो सॉइल एसिडिक है कि उसका बेसिक सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, तो पीएच टेस्टिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि पीएच के हिसाब से हम क्रॉप लगाते हैं। तीसरा हो गया प्लांटिंग ऑफ सूटेबल काइंड्स एंड वेराइटीज ऑफ द फ्रूट्स। तो किस तरह का फ्रूट्स की यहाँ वेराइटी, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में बड़े बड़े अमरूद गुआफा निकलते हैं, सफ़ेदा या बड़े बड़े जो लाल वाले होते हैं। तो उसको हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हो भी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर प्लांटिंग डिस्टेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स हम पौधे को काटने नहीं जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जब भी पौधे लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 फीट में या 5 फीट में या 10 फीट में लगवा देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर अगर आपने किसी ट्री को लगाया, सपोज एग्जाम्पल बात करते हैं हम, एज फॉर एग्जाम्पल मैंगो के लिए, तो मैंगो छोटा में लगेगा, इतना लंबा इसका इतना डिस्टेंस है, लेकिन आप सोचिए कि 10 साल बाद, 15 साल बाद वो मैंगो कितना फैलेगा, कितना वो बढ़ेगा, कितना वो साइज शेप लेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम मैंगो का जो इंटर स्पेसिंग है वो पहले हम लोग जो साइंटिफिक ढंग से जो उसका डिस्टेंस है वो हमको मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि मैं पहले ही बताया था आप लोगों को कि अगर दो मैंगो का बीच का जो डिस्टेंस है कम से कम 10 मीटर होना चाहिए। जनरली मैं देखता हूँ फार्मर्स जिनको पता नहीं है वो फार्मर्स, हाँ जो एक्सपीरियंस फार्मर्स है वो जानते हैं, लेकिन जो फार्मर्स को पता नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ वो 5 फीट पे लगा देंगे, 6 फीट पे लगा देंगे या 10 फीट पे लगा देंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 10 मीटर। अगर 10 मीटर पे नहीं लगाएंगे तो अगर जब पौधे जब बड़े होंगे, ट्री जब बड़े हो जाएंगे, तो फिर आपस में क्या होगा, इंटरट्विंगल होगा, फिर लाइट नहीं आएगी प्रॉपर, आप उसमें हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, फ्रूटिंग नहीं होगा।
इसलिए डिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है परचेजिंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम रिलायबल नर्सरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये सब चेक कर लिया, साइट सिलेक्शन कर लिया, सॉइल भी टेस्टिंग कर लिया, वैरायटी भी टेस्टिंग देख लिया, डिसाइड कर लिया, प्लांटिंग डिस्टेंस में पहले से आपने गड्ढा पिट खुदवा दिया, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि आपका जो पौधे हैं या नर्सरी है, आपके जो सैपलिंग है वो कहाँ से आएंगे। क्योंकि आजकल ग्राफ्टिंग बेस्ड भी प्लांटिंग मटेरियल हैं, कुछ डायरेक्ट सोइंग वाले हैं। तो अगर आपको जैसे कि बताया था, ये मैंगो में क्या है, अल्टरनेट बियरिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक साल मैंगो, इस साल सपोज अगर बात करते हैं तो दिस ईयर इट विल बियर द फ्रूट्स, नेक्स्ट ईयर इट वोंट गिव एनी फ्रूट्स। तो हम ऐसे वैरायटी को सिलेक्शन क्यों नहीं करेंगे जो हर साल फलता हो, हर साल फ्रूटिंग देता हो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम लगा दिए बाद में अफसोस हो रहा है कि अरे एक साल तो मैंगो आपका फल ही नहीं रहा है। इसलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंगो माल फॉर्मेशन है। मैं एक मैंगो का एग्जांपल दे रहा हूँ। उस तरह से सिट्रस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, कैंकर का प्रॉब्लम है। तो हर प्लांट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हमको ऐसे वैरायटी सेलेक्ट करने होंगे जिसमें कोई डिजीज ना हो, फ्रूटिंग काफ़ी हो, क्योंकि हाई इल्डिंग होगा तभी फ़ायदा है। क्योंकि आप इतना इनपुट लगाएंगे, अगर उस हिसाब से अगर हाई इल्डिंग नहीं निकालेंगे, नहीं आप इनकम नहीं जनरेट करेंगे, तो फिर तो वही होगा कि अगर जितना लगा रहे हैं उतना आपका इनकम होता है। तो अगर आप इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको हर चीज़ पे ध्यान देना होगा, हर पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। तो इसलिए कर रहे हैं कि नर्सरी वाले तो उनको बेचना होता है, वो कुछ भी बोलेंगे हाँ हाँ ले जाइए ले जाइए, लेकिन आपको रिलायबल नर्सरी हो या गवर्नमेंट नर्सरी हो, पता करिए कि हाँ आप किस तरह का। जैसे पपीता है, आज के डेट में पपीता काफ़ी कॉस्टली है, पपीता का भी हम और चार्ट लगा सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वायरस का। तो हमको वो प्लांट्स सिलेक्शन करना होगा जो वायरस फ्री हो या वायरस से टॉलरेंट हो। इसलिए ये नहीं कि हाँ इस नर्सरी में मिल रहा है पपीता पपाया मिल रहा है, मैं गया वहाँ ख़रीद के लाया और लगा दिया। ये सब चीज़ें, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को एक्सपर्ट, अगर कोई फार्मर अगर कोई प्लांट्स लगा रहा है तो उसके बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर अफसर होते हैं या फील्ड अफसर होते हैं या एग्रीकल्चर अफसर होते हैं, उनसे तालमेल रखना, उनसे बातचीत करके प्लांटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर आपको 25 या 30 ईयर्स आपको वेट करना पड़ेगा या 50 ईयर्स वेट करना पड़ेगा या मोर देन डैट। इसलिए एक्सपर्ट लगे आप काम कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ लैंड। तो आपने सिलेक्शन कर लिया तो लैंड प्रिपेयर भी बहुत ज़रूरी है। लैंड को कैसे प्रिपेयर करेंगे ये सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि लैंड शुड बी क्लीन प्रॉपरली फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ मैन एंड मशीनरी। क्योंकि पहले ही बताया था कि लैंड में जितने भी अगर ऑर्चार्ड है, मानते हैं दो चीज़ें, अगर साफ़ सुथरा है तो कोई इशू नहीं है। अगर वो पहले से वहाँ बुशेज है या कोई छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं तो उसको आपको साफ़ करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम जेट्रोफा फील्ड में अगर पौधे लगाते थे तो उसमें क्या है कि बहुत सारे जेट्रोफा थे और भी छोटे छोटे कांटे वाले पौधे थे। तो पहले उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली हो गया या कुछ भी, अगर आपको कोई क्या बोलते हैं पौधे वहाँ पे पहुँचाना है तो आपको जो जो लैंड है वो प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए। देन ऑल द ट्री बुशेज एंड क्रीपर्स शुड बी रिमूव्ड, मैं बता दिया। देन सॉइल ऑफ एरिया डिजाइन फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स प्लांट्स नीड्स थॉरली प्रिपरेशन। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि सॉइल में जब आप सैपलिंग डालेंगे तो सॉइल जब तक वो सॉफ्ट नहीं होगा, जब तक फुल वो टिल्थ उसका टीलेज नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सॉइल को जो है ना अच्छा से प्लाउ या 2 बार 3 बार विथ प्रॉपर इरिगेशन, ताकि जो भी उसमें बड़े बड़े जो पेबल्स हैं वो ये हो जाना चाहिए। देन वर्जिन लैंड रिक्वायर्स अ डीप प्लाविंग एंड हैरोइंग। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जहाँ पे कल्टिवेशन पहले से हो रहा है वहाँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे ये होगा कि अगर आप प्रॉपरली प्लाव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो जब तक फाइन टिल्स नहीं बनाएंगे तो प्रॉपर आपका प्लांट्स का या प्लांट सैपलिंग्स का ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए जहाँ पे पहले से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रहा है वहाँ पे कोई इशू नहीं है, या हो रही है वहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको कोई ऐसा लैंड मिल गया, बैरन लैंड मिल गया या कोई जंगल का लैंड मिल गया, तो उस केस में आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको
पूरी तरह से, आप ट्रैक्टर से हो, ट्रैक्टर ड्रोन हो या बुलॉक ड्रोन हो, आपको प्रॉपरली उसको प्लाउ करना पड़ेगा ताकि वो फाइन, आपका सॉइल फाइन हो जाए। देन लेआउट प्लान, देन मार्किंग ऑफ द पोजिशन ऑफ द प्लांट इन फील्ड इज रेफर्ड लेआउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज द लेआउट, कभी कभी आता है आप लोगों को क्वेश्चन में आ सकता है सीए में, कि मार्किंग ऑफ द पोजिशन ऑफ द प्लांट इन द फील्ड इज कॉल्ड लेआउट। तो लेआउट कैसे होना चाहिए, जैसे कि लेआउट प्लान ऑफ द ऑर्चार्ड शुड बी प्रिपेयर केयरफुली। आप नहीं तो कागज़ पर ड्रॉ कर लीजिए, या प्रेफरली इन कंसल्टेशन विथ हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट, क्योंकि ऑर्चार्ड डेवलप कर रहे हैं तो अगर सपोज आपको हर चीज़ पता नहीं है, इसलिए आप हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट से या कोई भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। देन ऑर्चार्ड लेआउट प्लान इंक्लूड सिस्टम ऑफ प्लानिंग प्रोविजन फॉर ऑर्चार्ड पाथ, रोड, वाटर चैनल्स एंड फार्म बिल्डिंग। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाथ आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, किस रास्ता से ट्रैक्टर जाएगा या किस रास्ता से लोगों का ये मूवमेंट होगा। देन वाटर चैनल्स, आपका वाटर चैनल्स क्या है, क्योंकि आज की डेट में जैसे कि पहले ही बताया था कि ऑर्चार्ड के लिए सबसे अच्छा है आपको ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, पानी का आपका इफिशिएंटली यूटिलाइज होगा और पानी की बचत होगी। एंड तीसरा है फार्म बिल्डिंग, सपोज आपका बहुत बड़ा ऑर्चार्ड है, वहाँ पे किसी को रहना है, देखभाल करना है या कोई भी चीज़ वहाँ पे स्टोर करना है, तो एक फार्म बिल्डिंग भी आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो किधर होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए कि राइट होना चाहिए, वो अपने हिसाब से आप सहूलियत के हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। देन स्केच ऑफ द प्रपोज ऑर्चार्ड शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर द एक्चुअल प्लांटिंग इज टेकन अप। यही मैं बता रहा था कि उसको पहले ड्रॉ करिए कि आपका यहाँ मतलब मैप बनाइए, लेआउट बनाइए मैप पूरा, कि यहाँ पे आपका पाथवे होगा, यहाँ पे फार्म बिल्डिंग होगा, यहाँ पे रोड निकलेगा, यहाँ पे वाटर चैनल होगा, वो प्रॉपरली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देन मेथड ऑफ लेआउट, तो ये सब सिस्टम है, मैं इसमें डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे डिटेल मैं बताऊँगा कि क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको हम लेआउट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कुछ स्क्वायर सिस्टम जो आगे बताऊँगा। देन बताया कि ये जो मेजरिंग टेप, आप कुछ भी है अगर मेजर करना है तो आपको मेजरिंग टेप होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि अगर पेग, अगर आपको सपोज लगाना है पौधा, यहाँ बेस लाइन लगाना है यहाँ, तो आपको पेग होना चाहिए ताकि वहाँ पे आप इस्टेब्लिश करें, इंस्टॉल करें। तो जैसे बताया था कि मार्किंग ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लांट इन द फील्ड इज कॉल्ड लेआउट, दैट इज कॉल्ड लेआउट। सो वी हैव डिफरेंट लेआउट सिस्टम। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस स्क्वायर सिस्टम। मतलब कि ये सिस्टम है, मतलब आप ये सिस्टम को फॉलो करके प्लांटेशन कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ट्री का, ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ फॉर ट्री, दिस इज़ फॉर फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल्स के लिए नहीं है, सीरियल्स के लिए नहीं है। इसलिए बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये जो सिस्टम है किसके लिए है। तो स्क्वायर सिस्टम जैसे कि बताया था आप लोगों को, स्क्वायर सिस्टम, ये स्क्वायर सिस्टम है, मतलब कि आपका जो लेंथ एंड ब्रेथ है बिल्कुल इक्वल है। सो इसमें क्या होगा कि आपका, आप देख लीजिए यहाँ स्क्वायर बना लिया, आपने हर कॉर्नर पे एक प्लांट लगा दिए। तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड एंड ईजी टू लेआउट इन द फील्ड। तो मैं पढ़ूंगा नहीं, जस्ट आप देख के समझ सकते हैं। तो फायदे क्या हैं इसके, तो मोस्ट ईजी एंड पॉपुलर वन इन दिस, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज केप्ट सिमिलर, जैसे बताया था क्योंकि लंबाई चौड़ाई सेम होती है। एंड प्लांट्स आर एग्जैक्टली एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड इंटरकल्चरल ऑपरेशंस कैन बी डन इन बोथ डायरेक्शन, क्योंकि आपका इधर भी खुला है इधर भी खुला है। एडिक्वेट स्पेस फॉर इंटरकल्टिवेशन, ये स्पेस काफ़ी है तो आप इंटरकल्चर ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में ईच एंड एवरी स्पेस शुड बी यूटिलाइज्ड। क्योंकि अगर आप स्पेस छोड़ोगे तो फिर आप समझो कि आप एक तरह से आप लॉस में जा रहे हो या आपको ओवरऑल लॉस होगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो भी लैंड के अंदर स्पेस हो या ऑर्चार्ड के अंदर स्पेस हो, आपको आप वेजिटेबल्स लगा दीजिए, या चाहें तो आप कुछ छोटे छोटे आप उसमें मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड, रेक्टेंगुलर सिस्टम। तो स्क्वायर सिस्टम में क्या था कि आपका लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल था, लेकिन यहाँ पे आमने सामने वाला जो ये है वो बराबर होगा। सो इसमें क्या है कि प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगल्स इंस्टेड ऑफ स्क्वायर, सो दिस इज द डिफरेंस। एंड हियर प्लांटेड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो इसके फायदे क्या है, लेआउट इन द रेक्टेंगुलर शेप, मोर स्पेस बिटवीन रो एंड रो, इंटरकल्चरल ऑपरेशन कैन बी डन इन बोथ द वेज, प्लांट गेट प्रॉपर स्पेस एंड सनलाइट। सो ये इसके फायदे हैं।
लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेस का ये है क्योंकि ये वाला स्पेस ज़्यादा लग रहा है. नाउ कम टू द हेक्सागोनल सिस्टम. सो इन हेक्सागोनल सिस्टम ट्री आर प्लांटेड इन द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो आप ध्यान से देखिए, आप जब फिगर्स देखेंगे तो आप देखिए कि ये एक ट्रायंगल हो गया, नीचे एक ट्रायंगल हो गया, तो ऊपर 3 लगा देंगे, नीचे 3 लगा देंगे, तो ऐसा लगेगा कि ये. तो हियर ये है क्या कि दिस इज द लिटिल डिफिकल्ट बट एकोमोडेट्स 15% मोर प्लांट. सो इसीलिए अगर आपको ज़्यादा प्लांट एकोमोडेट करना है, ज़्यादा प्लांट लगाना है, तो इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं. तो इसके फ़ायदे हैं कि एकोमोडेट्स 15% मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम एंड प्लांट्स आर प्लांटेड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. 6 ट्री आर प्लांटेड मेकिंग ए हेक्सागन. क्योंकि आप जब फिगर देखेंगे तो लुक्स लाइक हेक्सागन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल सिस्टम. एंड डिसएडवांटेज इज लेआउट इज डिफिकल्ट एंड क्यूबर्सम. बिकॉज इसमें पौधे का एकोमोडेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसका लेआउट थोड़ा सा डिफिकल्ट है. नाउ कम टू द क्विनोक्स सिस्टम. तो इसमें क्या है कि दिस सिस्टम इज एग्जैक्टली लाइक द स्क्वायर सिस्टम. इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा डिफरेंस क्या है. तो स्क्वायर सिस्टम पूरे फील्ड में है, इसमें एडिशनल फ़ायदे हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा प्लांट सेंटर में लगा सकते हैं. तो नंबर ऑफ प्लांट्स पर एकड़ बाय दिस सिस्टम इज ऑलमोस्ट डबल देन द स्क्वायर सिस्टम. ओके, सो यू कैन सी हियर वन एडिशनल ट्री इज प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ इज स्क्वायर. तो इसमें क्या होगा, जब एक एक लगाएंगे तो प्लांट आपका बढ़ जाएगा. तो इसलिए कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि आपका प्लांट्स कैसा है, ज़्यादा लगाना चाहते हैं, कम लगाना चाहते हैं, या इंटरकल्चर ऑपरेशन की जगह कम छोड़ना चाहते हैं. तो ये सब चीज़ है. और इसमें स्पेस दिया गया है, पपाया हो गया, किन्नी हो गया, फालसा, गुआवा, पीच, इस तरह के आप सिस्टम में लगा सकते हैं. नाउ कंटूर सिस्टम, जो जैसा कि आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा, ये कंटूर सिस्टम जनरली हिली एरियाज़ के लिए होता है. हिली एरिया जैसे जाएंगे आप, हिमाचल प्रदेश हो गया या उत्तराखंड हो गया, तो वहाँ पे लैंड ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल प्लेन लैंड नहीं होते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या कहीं और लैंड है. ठीक है. सो दिस सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन द हिली एरियाज with high slopes, but it is very much similar to a square and rectangular system. Under such circumstances, the tree may be well planted in lines following the contour of soil with only a slight slope. Irrigation and cultivation are then practiced only across the slope of the land, as this practice reduces the chances of soil erosion. In this system, layout is done as a square and rectangular system. First by slashing the baseline at the lowest level, then marking for trees should be done from base to the top. Bench traces are used where the slope is greater than 10%. तो आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि इस तरह से जाएंगे स्टेप्स होता है और उस पर आपको ट्री लगाना होता है. तो आपको ध्यान है कि हाँ, इससे एक और फ़ायदा है कि आपका जो इरोजन है कम होता है. देन ट्रायंगुलर सिस्टम. तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे स्क्वायर सिस्टम था तो उसमें क्या हम ट्रायंगल बना के कर रहे हैं. तो ये हो गया ट्रायंगल सिस्टम की. दिस सिस्टम ट्री आर प्लांटेड इन द स्क्वायर सिस्टम बट द प्लांटेड इन द सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड अदर अल्टरनेट रो प्लांटेड मिडवे बिटवीन द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ. तो जो भी ये पॉइंट है जैसे दिखाया था, मैं दिखाया फिगर में, उस तरह से आप लगा सकते हैं. एंड ये जो है ना आपका, जैसे अमारपल्ली आपका जो मैंगो है उसके लिए काफ़ी सूटेबल है. ओके, तो ये सब सिस्टम है जो आपको फॉलो करना पड़ता है. और जो भी ध्यान रखिए कि जब भी ऑर्चार्ड अब लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, प्रॉपर ड्राइंग करिए और सोचिए कि कौन सा सिस्टम आपके प्लान के हिसाब से सही है. सो थैंक यू वेरी मच.